नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार चुनाव से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर हाल ही में बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे हुआ था उस सर्वे से जुड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल हाल ही में जो बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे हुआ था जिसके बारे में सियासी गलियारों में चर्चा है, भीतर खाने भी चर्चा है, उस सर्वे को देख करके 56 इंची साहेब जो अभी शुरू करने जा रहे हैं चुनाव अभियान, वो भी हिल गए थे। बीजेपी में इस सर्वे ने हड़कंप मचा दिया था। क्या उसी का असर है ये खबर जो हम आपके सामने लेकर के आए? नामांकन के आखिरी दिन अमित शाह और अमित शाह के परम विश्वसनीय धर्मेंद्र प्रधान दोनों कैमरे पर पकड़े गए हैं खेल करते हुए। फोटोग्राफ्स भी सामने आ गई हैं, सारी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले भाऊ को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है भाऊ। जरा खबर देखिए, क्योंकि ये अंदर खाने की सर्वे की खबर आप लेकर आए थे और उस खबर जब आप ये इंटरनल सर्वे की बात लेकर आए उसके बाद 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और ये खबर सामने आ गई। बीजेपी ने जनसुराज के 3 प्रत्याशियों को नामांकन से रोका। जनसुराज के प्रत्याशियों को आखिर नामांकन से क्यों रोकना पड़ रहा है और बीजेपी ने रोका? ऐसे आरोप हमेशा लगते रहे कि फलानी पार्टी ने रोक दिया, लेकिन बीजेपी ने रोका। यहाँ पर हल्का दिख रहा है। आगे आइए, ये प्रशांत किशोर ने बोला। आगे जरा प्रशांत किशोर को सुनवा ही दीजिए, उन्हीं की जुबान से सुने कहानी, फिर फोटो भी हम दिखा देंगे। देखिए, ये है भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के कि जनसुराज के उम्मीदवार भाग रहे हैं। आप बताइए, कोई साधारण व्यवसायी जो राजनीति करता है उसको भारत के गृह मंत्री अगर बुलाकर अपने साथ बैठा ले तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा? और कहां है चुनाव आयोग? एक वोटर को आप पैसा देते हुए, डराते हुए अगर दिख जाए तो आप पर इल्जाम लगता है कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया। और यहां भारत के गृह मंत्री और केंद्र में भाजपा के मुख्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुलेआम जदयू जनसुराज के प्रत्याशी को अपने साथ, अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ घेरे हुए हैं और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चुनाव आयोग को अभी आपको ये जारी करने के बाद आधिकारिक तौर पर हम लोग चुनाव आयोग को ये हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं कि देखिए कि हम जनसुराज के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है। ये जनसुराज के प्रत्याशी के साथ नहीं हो रहा, ये वो डर है, वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो खत्म करने का रास्ता जनसुराज ने बनाया है, उससे छटपटाहट जो पैदा हुई है उसी का नतीजा है। जरा फोटो लाइए, नेक्स्ट आइए, जो जो लगा हुआ है दिखाते जाइए। हाँ, ये फोटो देखिए, ये फोटो, अगली फोटो लाइए। ये धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठे हुए जो लोग हैं ये सत्यप्रकाश तिवारी हैं। अभी सत्यप्रकाश तिवारी बक्सर के ब्रह्मपुर से प्रत्याशी बनाए गए थे। अगली फोटो भी दे आइए, अभी सबका डिटेल बताते हैं। ये अब विड्रॉ कर गए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फटाफट लाइए, चेंज कीजिए। ये तो दिखा दिया आपने। नेक्स्ट, अगला, आगे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ट्वीट लाइए, ट्वीट लाइए, फटाफट लाइए। ये फोटो दिखा चुके हैं आप। हाँ, ये देखिए, ये कुमार सौरभ सिंह हैं, जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता हैं। इन्होंने क्या लिखा? जनसुराज और प्रशांत किशोर का भय व्याप्त है। केंद्रीय गृह मंत्री स्वयं या उनके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जिस तरह से अपना मंत्रालय छोड़कर बिहार चुनाव में जनसुराज प्रत्याशियों को मैनेज करने में लगे हैं, वो न केवल राजनीति की दिशा बल्कि सत्ता की विकृत सोच भी दिखा रहा है। दानापुर में अमित शाह जी और ब्रह्मपुर में
धर्मेंद्र प्रधान, दानापुर में अमित शाह और ब्रह्मपुर में धर्मेंद्र प्रधान जन सुराज के प्रत्याशियों के साथ तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। करोड़ों रुपए या शासन, ये शासन को शासन लिखा है, का डर भय दिखाकर हमारे जन सुराज प्रत्याशियों के नामांकन वापस करवाए गए हैं। जन सुराज का कारवां इससे न रुका है न रुकेगा। चाल, चरित्र और चेहरा की बात करने वाली बीजेपी ने आज अपने सिद्धांतों को सत्ता की लालसा में कहां लाकर खड़ा कर दिया, ये बिहार की जनता गौर से देख रही है। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, बिहार में 14 नवंबर को न्याय होकर रहेगा। एक अमित शाह वाली फोटो अभी भी नहीं दिखाई है, उस फोटो को भी दिखाइए। 2 बार दिखा दिया आपने धर्मेंद्र प्रधान की फोटो। अमित शाह जिसमें खड़े हैं दानापुर वाली फोटो वो भी लाइए स्क्रीन पर, वो भी फटाफट लेके आइए स्क्रीन पर। तब तक मैं बताता हूं आपको दानापुर में अखिलेश सिंह प्रत्याशी थे। ये नामांकन के आखिरी दिन गायब हो गए। अखिलेश कुमार नामांकन करना था, लेकिन कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी इनका इंतजार करते रह गए और दूल्हा ही गायब हो गया। नामांकन समय तक ये नहीं पहुंचे और कई घंटों तक संपर्क नहीं इनसे हो पाया, तो ये अफवाह उठ गई कि शायद इनको अगवा किया गया है। इसी कारण इस सीट से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है और ये बताया जा रहा है कि अखिलेश सिंह को अमित शाह अपने साथ रखे हुए थे। इसके बाद दूसरी सीट है गोपालगंज। दानापुर के बाद गोपालगंज सीट है, डॉक्टर शशि शेखर पांडे। गोपालगंज के सबसे बड़े डॉक्टर हैं शशि शेखर पांडे, इनको जन सुराज ने कैंडिडेट बनाया था। ये परसों रात तक यानी 19 की रात 8 बजे तक चुनाव प्रचार कर रहे थे। रात में 12 बजे के बाद बीजेपी के एमएलसी इनके पास गए और इन पर दबाव बनाया गया नामांकन वापसी का, और उसके बाद इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद तीसरा है जो आपने सत्यप्रकाश तिवारी की फोटो देखी थी धर्मेंद्र प्रधान के साथ, अभी भी अमित शाह वाली फोटो नहीं आई है। अमित शाह वाली फोटो रेडी रखिए, उसको दिखाइएगा। ब्रह्मपुर में, हाँ ये आ गई, अमित शाह वाली फोटो आ गई। इस फोटो में ये दानापुर वाले अखिलेश कुमार को बताया जा रहा है कि इसी में फोटो में है और वो अंतिम समय में गायब हो गए। हटा दीजिए अब इस फोटो को। बक्सर में ब्रह्मपुर सीट है, यही सीट है ब्रह्मपुर जिसकी वजह से चिराग वाली जो है एलजेपी और बीजेपी के बीच ठनी हुई थी ब्रह्मपुर सीट को लेकर के, क्योंकि ब्रह्मपुर सीट हुलास पांडे के लिए चाहते थे चिराग। आखिरकार ब्रह्मपुर एलजेपी के खाते में गई, लेकिन अगर खाते में देते हैं किसी के खाते में तो उसको अपने बही खाते में अमित शाह नोट कर लेते हैं। खाते में किसकी गई बात छोड़ दीजिए, बही खाता अल्टीमेटली अमित शाह का होता है और उस बही खाते में किसके आगे क्या मार्क किया हुआ वो अमित शाह जानते हैं। तो ये ब्रह्मपुर जहां पर आरजेडी पिछली बार जीती थी और हुलास पांडे तब वो चिराग फॉर्मूला जो था नीतीश को निपटाने वाला, उस फॉर्मूले के तहत इस सीट से थे, 39,000 वोट पाए थे, दूसरे नंबर पे थे। हुलास पांडे के सामने जनसुराज ने भी अपना कैंडिडेट दे दिया सत्यप्रकाश तिवारी, और सत्यप्रकाश तिवारी की वजह से फिर अपर कास्ट मतदाताओं में जो है सेंधमारी का डर था। सत्यप्रकाश तिवारी आपने देखा धर्मेंद्र प्रधान के साथ, ये भी नॉमिनेशन के आखिरी दिन गायब हो गए। ये गायब, ये नया ट्रेंड है कि टॉप लीडरशिप भाऊ, ये क्या उस सर्वे से, मैं सर्वे से ही शुरू कर रहा हूं, क्या उसी सर्वे की देन है जिस सर्वे के बारे में कल निजी तौर पर आपने हिंट किया था? देखिए आशीष जी, कल मैं दिवाली का मिलना होता है, एक भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ अभी बहुत अच्छे पद पे है, उनसे मुलाकात हुई दिवाली मिलन में। मतलब उनके यहाँ फंक्शन नहीं था, कहीं तीसरी जगह मिलना हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको जनसुराज का क्या लगता है, तो मैंने बोला आपको क्या लगता है। तो जो उन्होंने बताया वो होश उड़ाने वाला था। उन्होंने कहा कि हमारे सर्वे में जनसुराज जो पीके की पार्टी है वो 10 से 12% वोट लेते हुए दिखाई दे रही है। जिस बिहार में 2-2, 3-3% पे स्विंग होता है, वहां पे 10 से 12%। और तो मैंने बोला फिर 10 से 12% ले रहा तो आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? बोले वो सारा का सारा हमारा वोट है। पर जो शहरी तकबा है, यूथ है, जो हम बोलते हैं कि मोदी जी के साथ है, और सवर्ण है, ये इससे बहुत सबसे बड़ी चिंता अभी हमको, जो आरजेडी से भी बड़ी चिंता अब पीके दिखाई दे रहे हैं। फिर बातों बातों में उन्होंने कहा कि पीके का फंडिंग कहाँ से होता है ये नहीं समझ में आ रहा है हमको।
हम्म। तो हमने मन ही मन में कहा कि आप ही के हाथ से गया हुआ है पीके, वो आपके सब हथकंडों को जानता है। हम्म। लेकिन आशीष जी, ये पीके की गलती है। मैं इसमें भाजपा, अमित शाह या धर्मेंद्र प्रधान को गलत नहीं मानता, हम्म। क्योंकि ये पहली बार थोड़ी किया है। हाँ, सूरत में यहाँ तो एक उम्मीदवार से नामांकन रोक दिया, सूरत में तो सभी के साथ विड्रॉल करवाए, हम्म। सिवाय बीजेपी का कोई था ही नहीं। कोई था नहीं। हाँ। इंदौर में जीती हुई सीट थी बीजेपी की, फिर भी कांग्रेस के उम्मीदवार से विड्रॉ करवाया, और बाकी जो इंडिपेंडेंट है उनसे नहीं करवा पाए। वहां चुनाव हुए लेकिन वन वे हुए, वहां नोटों को सबसे ज्यादा वोट पड़े, मतलब बहुत ज्यादा तादाद में वोट पड़े। तो तब भी मैंने कहा था, जब इंदौर का ये जब हुआ था और मुझे इंदौर की कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने भाषण के लिए बुलाया था, क्योंकि इंदौर से मेरा ताल्लुकात रहा है, तब भी मैंने कहा था चुनाव में अभी आपको, पहले ये था कि एक बार विधायक चुन के आ गया, उसको लेके भग गए लोग। अब आपको उम्मीदवार का नामांकन करवाने के लिए पूरा तलबल के साथ जाना होगा। नामांकन के बाद विड्रॉल तक उस उम्मीदवार को फार्म हाउस पे रखना होगा कि कोई उसका विड्रॉल नहीं करवा दे। और अब इस चुनाव ने बता दिया कि नामांकन के 2 दिन पहले उम्मीदवार को कब्जे में ले लो अपने। जैसे बजट बनने के लिए 6-7 दिन पहले ही वो जो प्रिंटर और प्रिंटिंग वाले डिपार्टमेंट होता है, बेचारे 6 दिन तक बाहर ही नहीं निकलते हो। वैसे जो उम्मीदवार का टिकट बी फॉर्म देने के लिए जो आया, उसको कब्जे में ले लिया, फिर पूरा बाहुबल के साथ उसको जाके वहां नामांकन भरवा दो, और फिर उसको वही फार्म हाउस में वापस आ जाओ, 2 दिन और रखो। जिस दिन अंतिम सूची हो जाएगी, मतलब विड्रॉल की डेट निकल जाएगी, उस दिन उसको रिलीज करो कि जा भाई अब तू प्रचार कर। प्रशांत किशोर का रोना अपनी जगह सही है। वो कहते हैं कि क्या कोई उद्योग, भाई तो फिर आपने ऐसे उम्मीदवार चुने क्यों? आप तो इलेक्शन मैनेजमेंट के किंग है, अपने आप को कहलाते हैं। अब के पार्टी में धोखा खा लिए। आपने उम्मीदवारों के पहले तय नहीं किया था कि उम्मीदवार ढीले पड़ सकते हैं। आपको ये पता नहीं था आप किससे लड़ रहे हैं। आप तो चौड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप पे केसेस भी हैं। कोई डॉक्टर आदमी केस क्यों लगवाया 4 अपने? उम्मीदवार लड़ भी पाएगा कि नहीं ये देखते हैं ना। हाँ। ये आपकी, मतलब भाई मैं तो हमेशा कहता हूं, कोई कहता है कि भाई इनकी बेटी भाग गई, पड़ोसी भगा ले गया। अरे मैंने बोला सबसे पहले माँ बाप दोषी है। लड़के की परवरिश कैसे की आपने जो भाग के जाती है? पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, माता पिता और बेटी में संवाद ही नहीं है। यदि वो किसी को चाहती है तो वो बोल भी नहीं पाई, डर के मारे। हाँ, हाँ, हाँ। पड़ोसी को दोष दे के क्या फायदा? ये तो सोच के चलो कि भाई पड़ोसी ठीक नहीं है, लेकिन आप कभी अपने घर में भी झांक के देखो, पी के अपने घर में झांक के देखे ना। आप भी तो घाट घाट का पानी पिए हो, सभी राजनीतिक दलों में घूम के आए हो, एज अ कंसल्टेंट घूम के आए हो, एडवाइजर करके घूम के आए हो, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में तो ऑफिस बेरर थे आप, संगठन में थे। कांग्रेस की आपकी इसलिए नहीं बनी कि आप पूरे बिहार कांग्रेस का लीज पे चाहते थे, जो दी नहीं दिया कांग्रेस ने। फिर आपने अपनी पार्टी शुरू की। आप बार बार बताते हैं कि मैं 100 करोड़ रुपए लेता हूं एडवाइस करने के, और उससे पार्टी चला रहा हूं, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन फिर उम्मीदवार क्यों नहीं चुने आपने? भगत सिंह ने जब कुछ करने का सोचा था, तो भगत सिंह ने साथ में वही रखे थे जिनके कलेजा है दिल में। फांसी जाने का मातमा है। किसी अंग्रेज ने सीटी मारने पे भग जाए, वो तो बिना कॉज का मरवा देगा, जैसा तुम बिना कॉज के मरे हो। 3 जगह पे तुम उम्मीदवार ही नहीं दे पाए हो, और ये सीटें तुमने सर्वे करके, पीके ने सर्वे करके तय किया होगा कहां कहां लड़ाना है। हाँ, हाँ। मेहनत करी होगी भाई, खुद लोगों को ज्ञान देता है, खुद ज्ञानी है, अब तो खुद लड़ रहे हैं।
तो 3 सीटें गई आपकी। बीजेपी को दोष देना नहीं है, बीजेपी ने सूरत में ऐसा किया, इंदौर में ऐसा किया, वो तो करने के आदी है। ये वो तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। लेकिन नहीं, एक आप सवाल, भाई हाँ, देखो, आपको ये तय करना है ना आशीष, आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, आपका हाँ, विरोधी क्या क्या कर सकता है। हाँ, जो आपका विरोधी करता है उससे आपको बच के निकलना होगा, वही तो मैनेजमेंट है। भाई अच्छा, अमित लेकिन शाह एक, बुला लेगा और बिठा देगा। हम आपको आज बता रहे हैं, हम्म, आपका फोन आया कि भाऊ अभी बैठना है शो पे, हाँ, और हाँ, हमको देश का प्रधानमंत्री बुलाए, हाँ, हम तो कहते यमराज भी आए तो हम कहेंगे कि भैया आधा घंटा दे देना यार गुरु, हम चुप मना कर थोड़ी कर लेते। रहे हैं। आप जैसा चाहो ले जाओ, लेकिन बस आधा घंटे मिड डे मुद्दा निपटा दो और आऊं आपके पास। आपके आपके लोग ही डरपोक निकले, इसके लिए आप दोषी। आपके उम्मीदवारों का चयन ठीक नहीं था। मैं भाजपा को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, भाजपा की यह आदत है, ये आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन मैं 1 मिनट रोकूंगा बस आपको। एक सवाल जो आउट ऑफ द बॉक्स है, बिल्कुल जिस सवाल को कोई नहीं लेगा ना उस पर चर्चा करना चाहेगा, और ये सवाल आपसे लेने का मकसद ये है कि आप बीजेपी और संघ के इकोसिस्टम को, मैं जिन मतलब सबसे परफेक्ट अगर मैं मानता हूं, बाकी तमाम पत्रकार साथी हैं सभी योग्य होंगे, लेकिन सबसे परफेक्ट बेहतर समझते हैं आप उस इकोसिस्टम को। ये खबर प्लांट करने के महारथी होते हैं। ये कहां कब किससे किस फंक्शन में मिले और कब क्या कान में डालें, वो महारथी है। आपको मिल करके बताए 10-12%, उस बिहार में 10-12% वोट मिलने जा रहा प्रशांत किशोर को, जहां पर पिछले चुनाव में महागठबंधन से एनडीए को सिर्फ 12,000 वोट ज्यादा मिले थे, मात्र वही कह रहा 12,000। था भाई। वहां पर 12% वोट लेने जा रहा प्रशांत किशोर जो है, और प्रशांत किशोर की पार्टी। ये इंफॉर्मेशन आई, अगले दिन खबर क्या आती है, ये ऐसे लगता है कि जैसे उस इंफॉर्मेशन को स्टेब्लिश करने वाला, हम लोग तो दूसरे दृष्टि से देखते हैं भाव, बाकी बिल्कुल दुनिया बिल्कुल के बिल्कुल दृष्टि से बिल्कुल अलग बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो इंफॉर्मेशन कल डाली गई, आज उस इंफॉर्मेशन मतलब नेक्स्ट डे उस इंफॉर्मेशन को स्टेब्लिश करने वाली खबर आई कि 3 जगह पर अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान प्रत्याशी लेके घूम रहे थे और नामांकन नहीं करने दिए। दो दो बातें कहीं आशीष इसमें, ऐसा तो नहीं नहीं है नहीं कि पीके को इस चुनाव में घुसाने की कोशिश है कि जनता में लगे कि यार पीके नहीं से डरे हुए हैं अमित आशीष, शाह, डरी हुई है नहीं बीजेपी। आशीष, हाँ, ये बात नहीं। हम्म, आरजेडी के साथ तो आमने सामने की टक्कर है। हम्म, आप आरजेडी के भी 3 विधायकों को उठा के बिठा सकते थे, हम्म, हम्म, लेकिन आप वो नहीं करेंगे, हम्म, क्योंकि आरजेडी के विधायक इतने लेचे पेचे नहीं है। हाँ, आप पीके से इतने डरे हैं कि पीके आपके इकोसिस्टम से निकला हुआ व्यक्ति है, हम्म, वो आपके चाल को जानता है। हम्म, आप पीके को एस्टेब्लिश करके क्या करेंगे? मैं आप ही के सवाल पे आता हूं। यदि ये नौटंकी इसलिए की कि पीके को एस्टेब्लिश करना है और उसका वोट परसेंटेज बढ़ाना है, तो मरेगा कौन? मरेगा बीजेपी, क्योंकि पीके जो खींच रहा है वो बीजेपी से खींच रहा है, नोइंगली और अननोइंगली। स्टार्टिंग में उनको लगा कि ये डैमेज करेगा। आप देखिए पीके ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी भ्रष्टाचार की, सारी भ्रष्टाचार की कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के नेताओं पे हमले बोल दिए। तो पीके यदि नौटंकी करने के लिए तो हमले नहीं बोलेगा ना। कोई भाजपा अपने खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करेगी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए। पीके इनके लिए भस्मासुर साबित हो गए, मैं बता रहा हूं आपको, इनके हाथ से निकल गए। इनका जो ये था कि पीके को भी लड़ने दो, पीके उसका काटेगा, ये इसका काटेगा, वो उसका काटेगा। हर बार हर आदमी चिराग पासवान नहीं होता, और हर चुनाव 2019 का चुनाव नहीं होता, 20 का। हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव के मायने अलग होते हैं, हर चुनाव के इश्यूज अलग होते हैं। पीके ने जो हमला बोल दिया, इनके सबसे बड़े ज्यादा डैमेज ये हो रहे हैं कि पीके भ्रष्टाचार की कुल की बात कर रहा है, और उस भ्रष्टाचार के जब आरोप लगते हैं बीजेपी के नेताओं पे, मंत्रियों पे, तो जनता दल यूनाइटेड साइलेंट है। एक जेडीयू के नेता को हमने पूछा कि यार ये इतनी सरकार तुम्हारी भ्रष्ट कह रहा है, वो बोले नहीं, वो बीजेपी के नेताओं के बारे में ज्यादा बोल रहा है, हमारा ज्यादा नहीं है, बीजेपी के नेताओं के बारे में।
वो भी बीजेपी को एक्सपोज करने में लगे हैं। हम्म, नहीं तो एक भाई गठबंधन की सरकार है, वो सरकार बीजेपी की नहीं है आशीष, वो सरकार हम्म, नीतीश की है। और यदि नीतीश की सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है तो नीतीश बदनाम होने चाहिए, हाँ, हाँ, लेकिन बीजेपी बदनाम होती है। हाँ, अब इनको लगा, अब ये, और अभी ये तो इसमें होगा, अगले इसमें हाँ, देखना, अगले फेज में भी ऐसे ही कुछ कांड होंगे, कुछ लोग फॉर्म ही नहीं भरेंगे। हाँ, अच्छा, दूसरी बात, हर जगह 2 फॉर्म भरे जाते हैं, एक डमी हाँ, रहता है। हाँ, सभी राजनीतिक दल एक फॉर्म और अपने आदमी का भरवा देते हैं, डमी का। हम्म, इन केस यदि ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो मेरा डमी ऑफिशियल हो जाता है। हाँ, वो एलजीपी में भी डमी नहीं था, हम्म, वो पीके डमी नहीं रख पाए, ये पीके की गलती है बहुत बड़ी। हम्म, काहे का इलेक्शन मैनेजमेंट बताते हो लोगों को आप? हम्म, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पीके ने ही बता दिया कि वो कितने अनाड़ी है इस बिहार के राजनीति में, और चले सरकार बदलने और बिहार की भविष्य तय करने। नहीं, लेकिन रामायण पढ़ के महाभारत जीने वाला समाज है ये। लेकिन भाऊ, एक एक मैं बिहार बिहार की जो राजनीति है और उस राजनीति में जो जातीय चेतना वाला एंगल है, और जातीय मतलब मतदान जो होता है जाति आधारित मतदान है, उसका बहुत बड़ा जैसे एक लगता है कि हाँ, आज की तारीख में पीके बीजेपी को डेंट कर सकते हैं, लेकिन पीके प्रत्याशी कैसे उतारते हैं इस पे डिपेंड करता है। पीके किस जाति के हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, पीके किस जाति का नहीं, प्रत्याशी किस विधानसभा में देते हैं वो दो महत्वपूर्ण बातें होती है, 2 बातें होती है। देखिए, अखिलेश ने यूपी में क्या किया था, यादव खुद है और हाँ, कम यादवों को आपने उतारा, ये सोच के कि यादव तो मेरे पीछे आ जाएंगे, तो समाजवादी का वोट है। यदि मैं किसी ब्राह्मण को उतारूं तो ब्राह्मण का वोट क्लब हो जाएगा, तो बुके बड़ा हो जाएगा, तो सत्ता आ जाएगी। तो इसका भी ये अब सवर्णों का वहां एस्टेब्लिश नेता, खासकर ब्राह्मणों का, पांडे प्रशांत कुमार पांडे जी जो है, वो ब्राह्मणों के, अच्छा, बीजेपी ने ब्राह्मणों का, सभी यूपी से लेकर सब दूर ब्राह्मणों की प्रताड़ना हो रही है, ब्राह्मण दुखी भी है। एक समय ऐसा आएगा कि ब्राह्मण बीएसपी के साथ चला गया था। तो यदि पीके को ये लगता है कि मेरे ब्राह्मण होने से, सवर्ण होने से बीजेपी का जो सवर्ण वोट है वो मेरे साथ आ जाएगा, और यदि दूसरे जाति का उम्मीदवार देता हो तो उसके यदि वोट क्लब होते तो बुके बड़ा बन जाएगा। देखिए, कैलकुलेशन तो ऐसा भी होता है। हाँ, कैलकुलेशन है, लेकिन इस कैलकुलेशन में बिहार से एक आध ऐसी भी रिपोर्ट्स आई, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा और इस पे पीके वाले एंगल पे जा रहे हैं कि ऐसी भी रिपोर्ट आई कि ग्राउंड पर 1500 1500 से ज्यादा की स्थिति नहीं है, पता नहीं कैसे सर्वे में दिखाया जा रहा है। अब मैं एक खाली एक झलक आपको बताऊं, एक झलक खाली, जो बिहार, अच्छा, बिहार का थोड़ा, बिहार की पॉलिटिक्स कई बार यूपी से भी डिफरेंट है। वो जातीय जटिलता बिहार की राजनीति में ज्यादा है। वो देखिए, अब मैं खाली एक सैंपल बता रहा हूं। राजेश्वर मांझी, कमलेश पासवान, तंजा कुमारी, लल्लन यादव, मंजर आलम, रोहित पासवान, दलसाई चौधरी, गाजी सिद्दीकी, मोहम्मद सहरियार, असब आलम, बबलू सोरेन, निर्मल राज, प्रमोद राम, शशि यादव, सत्येंद्र हाजरा, शत्रुघ्न पासवान, इफ्तिखार आलम, आमिर हैदर, शहनवाज एजाज, सत्येंद्र सहनी, मुकेश राम, राजेश चौरसिया, फिर इत्तेफाक आलम, इकरामुल हक, जनार्दन यादव, प्रदीप राम, और फिर जियाउद्दीन खान, आजम हुसैन, अनवर, नवल किशोर चौधरी, मंतोष सहनी, पप्पू खान, अहमद खान, भुवन पटेल, लक्ष्मण माझी, उसके बाद ये राम बालक पासवान, मुसाहब महतो, श्रवण कुमार महतो, सत्येंद्र यादव, प्रीति किन्नर, तेज नारायण सहनी, बिल्लू सहनी, शोएब खान, समीम अख्तर, सुरेंद्र यादव, सुबोध सुमन, मोहम्मद शाहनवाज आलम, कुणाल निसार, अफरोज आलम, अब्बू वफाक फारूकी, राम प्रवेश यादव, मोहम्मद परवेज आलम। ये नॉर्मली, मतलब अभी मैंने पूरा नहीं बताया, लेकिन करीब करीब 100 कैंडिडेट के नाम आए।
आप इसमें देखिए मुसलमान 20 के करीब मुसलमान नाम है, 20 के करीब कहाँ पे मुसलमान कहाँ पे कहाँ पे 20 ये मुस्लिम बहुल एरिया है कि जहाँ मुसलमानों की एकदम कम है। देखिए दो बातें हैं। प्रशांत मिथिलांचल किशोर और सीमांचल, मैं मिथिलांचल जो मुस्लिम बाहुल्य है, सीमांचल, मुस्लिम डोमिनेट। हाँ बिल्कुल, मैं वो तो करेगा, दूसरी बात है, मेरी बात सुनिए। प्रशांत किशोर ने अपना, देखो प्रशांत किशोर कोई नया नाम तो नहीं था राजनीति में कि आउट ऑफ सडन आ गया। बिहार के लोग भी जानते थे और बिहार के कई लोग तो बोलते थे कि हम बड़े प्राउड है कि हमारा बिहारी सबके चुनाव लड़वा रहा है। ठीक है, अब वो बिहार में उतरा, वो एक नए सोच के साथ उतरा। जेन जी जो है, जनरेशन जेड, वो आज के डेट में तरस रही है नौकरियों के लिए, तरस रही है कई चीजों के लिए। उनमें उसको एक राहुल गांधी में उनको एक दिखा अच्छा, लेकिन राहुल गांधी कैसे लट मार पड़ रहे, तो ये जो चुनाव के पहले इतने मर रहे हैं, चुनाव के बाद क्या? अच्छा, ये भी नहीं बोल रहा कि मैं सरकार बदलूंगा, इसने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं सरकार में आना चाहता हूं, इतनी सीटें भी नहीं लड़ रहा है, लेकिन ये कहता है कि यदि मैं आया तो ऐसा चेक रखूंगा सरकार को, मैं कुछ करने नहीं दूंगा अंदर। तो लोग विश्वास भी रख जाते हैं। देखिए पढ़ा लिखा, केजरीवाल के साथ क्या हुआ था? क्या दिल्ली में 30% वोट तो था ही ना बीजेपी का, वो आज भी है। दिल्ली में कांग्रेस का वोट क्यों केजरीवाल के पास शिफ्ट हो गया था? क्योंकि, और शीला दीक्षित होते हुए, शीला दीक्षित तो सबसे बड़ा ब्रांड, शीला दीक्षित से बड़ा नेता कम से कम दिल्ली में जो ब्रांड था वो नहीं बन पाया, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। और इसने कहा कि एक साफ सुथरी राजनीति, पढ़े लिखे लोग, युवा लोग सब साथ में हो गए। वही कुछ थोड़ा बहुत मॉडल वहां दिखाई देता है। मैं कह रहा हूं कि इनका 11% का सर्वे है, ये सर्वे इनका अगस्त के आसपास का है। ठीक है, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में बहुत चीजें बदली है। मैं कहता हूं 11 से ज्यादा 8% भी आ जाए, ये 8% भी आ जाए तो इस 8% में से 6% का डेंट बीजेपी को है। और यदि 6% का डेंट बीजेपी को है तो बीजेपी बहुत डरी हुई है, इसलिए इसके उम्मीदवार मत जाने दो। अभी तो शुरू होने तो चुनाव, अभी तो ईडी वीडी भी घुस जाएगी अभी बीच में, और किसी पे नहीं हो, प्रशांत कुमार के यही जाएगी। हालांकि ये बहुत शाना है इस मामले में, इसने बहुत तरीके से सारा कुछ रखा है। दूसरी बात, ये किसी भी दागी को नहीं उतार रहा है, ये किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं उतार रहा है। नहीं तो पता पड़ा कि बाहुबली है, इतने पैसे है, वो कोई भी दे देगा टिकट। तो आम जो लड़का है, युवा लड़का, वो कहता है यार ये देखो, एक आदमी के ऊपर केस नहीं है, साफ सुथरी पार्टी। बिहार कब से कब तक बिहार ये टैग लेके चलेगा कि ये गुंडे बदमाशों का राज्य है, यहाँ पे सिर्फ बाहुबली चलते हैं, यहाँ जात पाती चलती है। तो वो सोच बहुत डेवलप हो रहा है। वो सोच डेवलप करने में राहुल गांधी का भी एक हाथ है बड़ा। राहुल गांधी का भी चेहरा एक यूथ है, यूथ आज का जिसको हम जेनजी कहते हैं, वो राहुल का फॉलोअर है। लेकिन जब राहुल वहां फेल होता है या राहुल की टीम वहां फेल होती है, तो उसके बाद दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, तो वो दूसरा अल्टरनेटिव उसमें ढूंढने का प्रयास करता है। तेजस्वी एक चेहरा था, तेजस्वी ने 2.5 जो भी काम किया अच्छा, लेकिन ये जो सर फुटबॉल हुई आपस में, इसलिए लगा कि यार ये अभी लड़ मर रहे, अभी तो सत्ता भी नहीं आई, तो ये हाल है इनके। तो यही राज ठाकरे के साथ हुआ था महाराष्ट्र में। जब पहली बार चुनाव लड़ा राज ठाकरे, तो 13 सीट मिली थी उसको महाराष्ट्र में, 13 सीट, और 2 सीट तो बस नॉर्मल से गई थी। लग रहा था कि आज 13 है, अगली बार तो ये हंगामा कर देगा, लेकिन वो 5 साल में फेल हो गए बुरी तरह से। पूरा नासिक कारपोरेशन उनके पास था, पूना में बहुत बड़ा कारपोरेशन पे दबाव था। राज ठाकरे को हवा लग गई, राज ठाकरे हो गए, पार्टी निपट गई, जीरो पे आ गई। अब सिर्फ रैली के सिवा कुछ नहीं करते हो। प्रशांत किशोर का पहला झटका है ये। हो सकता है प्रशांत किशोर 2 ही एमएलए लेके आए, लेकिन ऐसा हंगामा कर दे, या ऐसा 2 एमएलए रिजाइन कर दे, किसी बात पे हंगामा कर दे, तो वो लगातार न्यूज में, क्योंकि वो आए हैं तो राजनीति करने के लिए आए हैं, सोच समझ के बिहार में उतरा है। वो इसलिए नहीं उतरा है कि चलो इस बार किसी ने कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि उसका भी पैसा बहुत लग रहा है। अभी तो पैसा उसी का लग रहा है, जब बाद में जब पार्टी बड़ी होगी तो सब धन्ना सेठ पीछे लग जाएंगे, तो खुद आके देते हैं धन्ना सेठ जब पैसे पार्टी बड़ी होती तो ये मुझे पहले लग रहा था कि ये कोई दूसरा जुगाड़ ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे, लेकिन अब ये इस हालत पे आ गए कि उम्मीदवार को फॉर्म ही मत भरने दो। इससे पार्टी भी बदनाम हो गई, दूसरी बात, पार्टी भी बदनाम हो गई। हम खुद ही कह रहे हैं, क्या लोग नहीं बोला, कैसे उम्मीदवारों को टिकट दिया प्रशांत किशोर ने, इतने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट है, भग लिए। ये गलत बात है कि किसी उद्योगपति को बुलाया और वो चला गया, वो बोलेगा मेरा नामांकन है साहब,
नामांकन भर के आऊंगा। नामांकन बड़ी बात होती है आशीष। नामांकन के पहले यूं ही आदमी पान खाने निकल जाएगा दोस्तों के साथ लंच करने, और तू कहाँ है? लंच कर रहा हूँ यार, नामांकन बस आ ही रहे हो आधा घंटे में। ऐसा नहीं होता। ये बड़ा बिहार की राजनीति में ये जो हुआ है ये बहुत जटिल विषय है। इसमें हमने भाव बहुत सारी चर्चा की, मेरे मन में कुछ बहुत सारे कुछ अलग विचार आ रहे हैं, भाव ने जो बताया है उसमें बहुत चीजें अलग हैं। मैं दर्शकों से सवाल पूछ रहा हूं, 2-3 सवाल, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जवाब देंगे। क्या ऐन वक्त में, देखिए भाजपा है, कई बार हम लोग कहते हैं ना, कई बार ये मतलब देखिए आप ज्ञानेश कुमार के आयोग को देखिए, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ तो कुछ और था, हरियाणा में गया और महाराष्ट्र में पहुंचते पहुंचते और बिहार आते आते एसआईआर पहुंच गया। तो चेंज होता रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐन वक्त पर बी टीम का ठप्पा लेकर के ही डे वन से घूम रहे थे। बी टीम छुड़वाने के लिए अगर कोई कहे कि नहीं अरे यार ये तो उसका पालतू आदमी है, उसी का एकदम खास आदमी है, अब उसके बेटे को थप्पड़ मार अगर मैं सरे बाजार मार दूं तब स्टेब्लिश होगा बाजार में, अरे यार फालतू इतने दिन चर्चा हो रही थी, बाजार में मारा खींच के उसके बेटे के थप्पड़। कहीं वही थप्पड़ तो नहीं है? नहीं आशीष, मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं, ये हो सकता है। ये तब होता जब ये पूर्ण रूप से आरजेडी और कांग्रेस के वोट काट रहा होता और बी टीम कहला होता, तब वो कहता कि साहब मेरे ना ये लोग तो मेरे साथ, मैं वोट काट रहा हूं लेकिन आपका ठप्पा लगाया, ऐसा कुछ करिए आप मुझे कि ठप्पा हट जाए तो मैं वोट और ज्यादा काट लूं। ये तो जिस डाली में बैठा उस डाली में काटने जैसी बात है। इनकी चिंता, जो इनके लिए एक एडवांटेज था वो अभी चिंता हो गया है, क्योंकि प्रशांत किशोर को भी नहीं लग रहा था कि ऐसा, जो स्टार्टिंग में प्रशांत किशोर घूम रहे थे तो हम भी देख रहे थे कुछ, लेकिन धीरे धीरे मोमेंटम जमा कर दिया। और इस बार भाई बेसिकली आरजेडी इतने साल से वहां काम कर रही है, कांग्रेस इतने साल काम कर रही है, ये भ्रष्टाचार के सारे मामले इनको उठाने चाहिए थे, लेकिन ये उठाते नहीं, क्योंकि इनके उठाते से इनको पहले पूछा जाता है कि तुम्हारे तो पिताजी जेल में गए थे, तो ये भ्रष्टाचार के मामले में थोड़े बैकफुट हो जाते हैं। और जिस प्रखरता से उसने भ्रष्टाचार के मामले उठाए, और खासकर बीजेपी वालों के, वो भी नौटंकी नहीं हो सकती, क्योंकि बीजेपी अपने आप को कैसे बदनाम करेगी? फिर बीजेपी किस वोट से, मुंह से वोट मांगेगी कि प्रशांत कुमार भ्रष्टाचार बोल? बीजेपी के लिए सब तमगा है, वो तो एक लाइन में आरोप झाड़ देते हैं, ऐसे खत्म। नहीं, आरोप झाड़ नहीं देते, लोगों को पकड़ा, मतलब लोग तो बिहार के जान रहे थे, नहीं दिल्ली नहीं है, ये केंद्र का चुनाव नहीं आशीष, ये राज्य का चुनाव है। राज्य की जनता जानती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसीलिए लोकसभा में झटका लग गया कि जो लिया अजित पवार को साथ में, अजित पवार एक सीट, वो भी सुनील तटकरे अपनी बड़ी मुश्किल से ले, अजित पवार की पत्नी को नहीं जितवा पाया अजित पवार। ये तो विधानसभा में सब मशीनों का, मतलब ये चुनाव आयोग का खेल हुआ तो ये जीत गए, नहीं तो महाराष्ट्र में तो निपट ही गए थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बदनाम करने के लिए किया और बाद में साथ में लिया तो बोला अभी भ्रष्ट नहीं है ना। उनको पता है कि भ्रष्टाचार का टैग आपने लगाया और गले पड़ गया तो मामला गले पड़ गया। रही बात आसाम की, एक आसाम में भी एक यही उदाहरण है, लेकिन आसाम में उसको भ्रष्ट कौन कहेगा? उसको भ्रष्ट कहेगी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्ष की दल है वहां पे। आप मुझे बताइए पूरे हेमंत बिस्व शर्मा के कार्यकाल में कांग्रेस का कौन सा आंदोलन करते हुए दिखाई दी, कौन सी बात करते हुए दिखाई दी? बीच में एक आध दो कोई काम, जब नेशनल इश्यू होते हैं तब उसमें कांग्रेस सिर्फ ट्वीट करती है। जब वो सिंगर मर गया तो कांग्रेस ट्वीट कर रही है उसमें, लेकिन वहां के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं उठाए। वहां के जो जमीन दी थी, कोर्ट ने कहा कि इतना पूरा का जिला की जिला दे रहे हो क्या किसी को आप? कोर्ट ने कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस पर आंदोलन नहीं हुआ, क्योंकि वहां अपोजिशन नहीं है। तो हेमंत बिस्व शर्मा चल रहे हैं खुलेआम, लेकिन यहां पे बिहार में ये फंस गए, लाए थे मदद करने, होम करने के और हाथ जला लिए, ये मुझे लगता है। और इसीलिए उसके तीन आदमी भी उठा लिए तो उसका स्टेक बढ़ जाएगा, मैं मानता हूं। चलो वो बोलेगा देखो बीजेपी मेरे से डर गई है, तो उसका वोट बढ़ेगा, तो उसका वोट किसका बढ़ेगा? बीजेपी का बढ़ेगा। यदि बीजेपी उसका वोट क्यों बढ़वाएगी जब अपना ही वोट उधर जा रहा है? यही मैं दर्शकों से ही पूछ रहा हूं, यही समझना है। ये नैरेटिव जो बताया जा रहा है
कि बीजेपी का ही वोट काटेगा। मैं बिहार में एक बात फिर कह दूं कि बिहार में जातीय नेता के रूप में लालू यादव के अलावा अगर कोई स्टेब्लिश हुआ, हाफ स्टेब्लिश, तो नीतीश कुमार हुए लवकुश समीकरण में। वहां आज भी ब्राह्मणों का बिहार में कोई नेता नहीं है। ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार, ये तीन जातियां ऐसी हैं, मैं गलत हो सकता हूं तो दर्शक करेक्ट करेंगे। ये एक सीट पर, अगर एक सीट पर भूमिहार राजद से है या राजपूत, मैं बताऊं एग्जाम्पल, राजपूत का एग्जाम्पल सबसे लोग कहते हैं कि एकदम अपनी बात पर रहने वाला है, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक सीट पर राजपूत अगर राजद से है तो वहां पर उस क्षेत्र के राजपूत जो है वो तेजस्वी के साथ हो जाते हैं, और उसके बगल, उसकी सीमा से लगी सीट पर अगर राजपूत भाजपा का प्रत्याशी है तो राजपूत भाजपाई हो जाते हैं। उसके बगल की सीट पर कांग्रेस से है तो कांग्रेसी हो जाते हैं। बिहार में जो अपर कास्ट है, ये अपर कास्ट लोग अक्सर जातिवाद का आरोप लगाते हैं लोअर कास्ट पर कि पिछड़े दलित तो जातिवादी हैं। बिहार में अपर कास्ट किसी पार्टी के साथ नहीं। हाँ, जब से हिंदुत्व वाला घुट्टी पिलाया है तब से भाजपा के साथ कमोबेश जुड़ा, लेकिन आज भी जातीय नेता, भूमिहार हो, राजपूत हो या ब्राह्मण हो, वो अगर जातीय नेता कोई है कि उस जाति में प्रभाव है तो लिमिटेड। गिरिराज सिंह का बेगूसराय छोड़ करके भूमिहारों में कहीं चले जाए तो गिरिराज सिंह के नाम पर नहीं है कि भूमिहार दे देंगे। अगर गिरिराज सिंह एक क्षेत्र में चले जाए, किसी भी XYZ, बक्सर चले जाए, छपरा चले जाए, और वहां पर राजद का भूमिहार प्रत्याशी है तो गिरिराज सिंह के कहने से भाजपा को नहीं वोट देगा। अगर जो भाजपाई है वही देगा, नहीं तो राजद के। मैं ये मानता हूँ आशीष, मैं ये मानता हूँ, लेकिन ये पीके का पहला चुनाव है। हमें उतना लिवरेज तो देना पड़ेगा जब तक निर्णय नहीं आता और वोट परसेंटेज नहीं पता पड़ता। इतना तो लिवरेज देना होगा आपने को। जिस दिन वो पता पड़ेगा तो पता पड़ेगा कि जब वोट परसेंटेज मिला, मैं तो बोल रहा हूँ 8% भी मिला वोट उसको, तो ब्राह्मण का नेता स्टेब्लिश हो गया। फिर झूठ भूल जाइए आप इसको। और फिर राजनीति बदल गई है। राजनीति तो ये भी बदल गई है, जब हमने राम जन्मभूमि का देखा तो बिहार में भी हिंदू मुसलमान हो रहा था। जातिवाद से ज्यादा हटके बिहार में हिंदू मुसलमान की बात होने लगी थी। नहीं, हमारे पास रिपोर्ट थी कि गांव में बिहार इकलौता राज्य था भाऊ जहां पर जो इस हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन से अछूता था, शायद देश का इकलौता। मैं उसका नहीं, आंदोलन की बात नहीं कर रहा, आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ। जब राम जन्मभूमि में वो हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तब बिहार के वही लोग अपने ऑफिस में आके बात करते थे कि पूरा गांव के गांव चला गया, पूरा गांव राममय हो गया, और पूरा गांव के गांव मोदी जी की स्तुति कर रहा है। यही उनसे ही सुना हमने। तो उन्हें कहा कि चलो ये तो बिल्कुल, कुंभ में भी तो ये बोले हिंदुइज्म पे इतना इम्पैक्ट पहले बिहार में कभी नहीं देखा गया था। पहले कभी नहीं था इतना बिहार। वो हो रहा है। ये चुनाव वो भी तय करेगा कि इनका हिंदुत्व का कार्ड कितना चलेगा। दूसरी बात है, ये 10,000 रुपए जो गए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। हालांकि उन्होंने गेम खेला, आपने 10,000 रुपए एक बार दिए और आप फ्री हो गए, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में 1,000 रुपए दे रहे हैं, मतलब साल में 12,000 रुपए, 5 साल में 60,000 रुपए। मध्य प्रदेश में 60,000 रुपए दे रहे हैं, महाराष्ट्र में उससे ज्यादा दे रहे हैं, बाकी राज्यों में ज्यादा दे रहे हैं, और बिहार की महिलाओं को, इनको लगता है कि बिल्कुल इनको कोई समझ ही नहीं है। 10,000 रुपए इकट्ठा देकर 5 साल की छुट्टी करवा रहे हैं। नहीं, वादे पे मत जाइए आशीष जी। चुनाव के पहले जो हाथ में आया वो आया। महाराष्ट्र में 2100 का वादा था, नहीं मिल रहे। 15 का तो उधर भी वादा था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सिर्फ दिवाली के लिए दिया इस बार 1,500 रुपए, त्योहार है तो, बाकी 1,000 रुपए ही। वादा तो बहुत करते हैं। 6,000 रुपए का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने। इसी यहाँ भारत भूमि पर 1,10,000 दूं क्या, 2,000 दूं क्या, 1 लाख करोड़ देने की बात हो रही थी। वादे छोड़ दीजिए, आजकल वादे जुमले हो जाते हैं। जो अकाउंट में आया वो रिफ्लेक्ट होता है। ये अकाउंट में आ गया है 1,20,00,000 का, ये कैसा बिहेव करता है ये देखना है। क्योंकि अपोजिशन का जितना कैंपेन मैंने देखा, इस 10,000 का तोड़ कोई नहीं बता पा रहा है, कोई इस 10,000 को एक्सपोज नहीं कर पा रहा है। ये बात मुझे किसी मराठी पत्रकार ने कही कि उनने तो कुछ भी नहीं किया 10,000 रुपए देके। आप जो कह रहे थे उस दिन 10,000 रुपए दिए, बहुत इंपैक्ट हो गया।
बोला हमारे यहाँ तो ज्यादा दे रहे हैं, हम्म, हम तो 12 और 6 18,000 रुपए महीने के दे रहे हैं, साल के दे रहे हैं, और 5 साल में 18,000 5 देख लीजिए कितना होता है, 90,000 हो जाता है। हम तो 90,000 दे रहे हैं, ये तो 10,000 रुपए में बिहार की जनता को लूट रहे। मध्य प्रदेश में 60,000 रुपए दे रहे साल के, मतलब 5 साल में, ये तो 10,000 रुपए दे के वादा किया ना, पैसे तो नहीं दिए। वहां वादा नहीं था, पैसे भी शुरू हो गए, हर महीने के थे। तो इन्होंने कैलकुलेट किया होगा, हर महीने देने जाएगा तो 60,000 रुपए कहाँ देंगे, 60,000 करोड़ कहाँ से लाएंगे। तो पहले 10,000 दे के आप वोट ले लो, बाद में 2 लाख रुपए की बात करो, और फिर 2 लाख में सर्वे होगा। 2 लाख ऐसे नहीं मिलेंगे, आप कितना काम करते हैं, क्या करते हैं, उसमें से 200-400 लोगों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, उनको सर्टिफिकेट बांटी जाएगा डंका की चोट में। जैसा अभी महाराष्ट्र में हो गया, लाखों महिला बहनें थी, अब वो बहनें नहीं रही, अब आप पैसे लायक बहन नहीं हो बोले। आरटीआई में नया खुलासा हो गया है, वहां पर घोटाला भी हुआ। हाँ, वहां तो पुरुष होते हुए भी, अरे पुरुष होते होते महिला के नाम से पैसा ले दिया। हाँ, तो खैर वो संघ का हेडक्वार्टर है, ऐसा हो भी सकता है। हाँ, ये इजाजत दीजिए हमें, हम आएंगे भी इस विषय पर। आज जो पीके वाला मसला है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस चुनाव में, इस पर आप लोग भी नजर रखिएगा, क्योंकि हम लोग भी, हम भाऊ भी उसमें अलग अलग कई जगहों पर अलग अलग सोच रहे हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा और अपनी राय दीजिएगा। आपकी राय से हम जब अगली बार आएंगे डिबेट करने, तो हमें लगता है कि हम और बेहतर होकर के आएंगे। हमारा एनालिसिस, हमें आपकी राय की जरूरत है अपने एनालिसिस को बेहतर करने के लिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।